गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें समझना है वो है एलिमेंट। सर ये एलिमेंट क्या होता है? क्लास 9th में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है। उस चैप्टर में हमने समझा था कि जितने भी मैटर होते हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मैटर बनाते हैं। अब यदि किसी भी मैटर में एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों तो ऐसे मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं। आई रिपीट, अगर किसी मैटर में एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हों तो इस तरह के मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं। अब यदि हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जा चुकी है। इन 118 एलिमेंट को हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। अगर हम संख्या को देखें तो मेटल्स टोटल 92 होते हैं। जितने भी 118 एलिमेंट हैं उनमें से 92 एलिमेंट्स मेटल की कैटेगरी में रखे गए हैं। 20 एलिमेंट्स को हमने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है और 6 एलिमेंट को हमने मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वह मेटल्स के ऊपर होगा और नॉन मेटल्स के ऊपर होगा। इस चैप्टर के अंदर हम मेटेलॉइड्स की कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था कि एलिमेंट्स को हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ है, दैट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब हम ये समझते हैं कि सर ये मेटल्स हम कहते किसे हैं, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है। क्या हर चमकती हुई चीज़ को हम मेटल्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हर एलिमेंट्स जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्या हम उसे मेटल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है जो कि अपने आप में नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ग्रेफाइट के अंदर एक चमक होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती है। तो फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि ये मेटल्स होगा और ये नॉन मेटल होगा? उसकी कौन सी ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सामने जो ये मैटर पड़ा हुआ है ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? तो ये इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। तो मेटल्स, दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईजिली आर नोन एज मेटल्स। क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है एलिमेंट्स का, किस तरह से हम निकालते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, उसे हम बैलेंस शेल कहते हैं। बैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली डोनेट कर देते हैं, ईजिली निकाल देते हैं अपने एटम से। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट नहीं करते हैं, बल्कि इसके उल्टा वो आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ईजिली आर नोन एज नॉन मेटल्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर हम मेटेलॉइड्स की बात करें तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये ना तो पूरी तरीके से मेटल्स होते हैं और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए इन्हें हमने थर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, इस तरह के इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या आउटर मोस्ट शेल से अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर देते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं।
पर सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं, क्यों कुछ एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं आसानी से, और क्यों कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि आसानी से गेन कर लेते हैं। तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। इनर्ट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। एट नॉर्मल कंडीशन में ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को देखें तो इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स आते हैं: हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनसन। सवाल यह है कि ये इतने मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स क्यों हैं। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करें, इन्हें आप इनर्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये इनर्ट होते क्यों हैं। तो जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर चर्चा किया तो उन्होंने पाया कि अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप हीलियम को हटा दें, हीलियम को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट एलिमेंट के, उन सभी में आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक कॉमन चीज़ है इनमें, जितने भी स्टेबल एलिमेंट होंगे, जितने भी इनर्ट एलिमेंट होते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 से ना ज़्यादा होते हैं ना उससे कम होते हैं। तो वहाँ से हमने एक नियम बना लिया कि जितने भी एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के चक्कर में या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज़ कर देते हैं या फिर उसे आसानी से गेन कर लेते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं या फिर वो आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को मेटल्स या नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहला जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं दैट इज़ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब हो गया कि सर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 11 प्रोटॉन भी होंगे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सबसे पहले शेल यानी कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2। एल में कितने होते हैं? मैक्सिमम 8। और एम के अंदर इसका कितना बच गया? 2 और 8 10, टोटल कितने थे? 11। तो 2 और 8 10 तो हो गए, कितने बच गए? 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1। होने कितने चाहिए थे? 8। 8 बनाने के लिए क्या कर सकता है आसानी से? इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से इसे अगर बाहर निकाल दे तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बचेगा वो कौन सा बच जाएगा? एल। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बच जाएगा। इसने आउटर मोस्ट वाले में से एक को निकाल दिया तो अब वो खत्म हो चुका है, तो बचा क्या? एल। अब इसके अंदर आउटर मोस्ट में कितने बच गए टोटल? 8। जैसे ही 8 बचेगा ये अब ज़्यादा स्टेबल मान लिया जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आसानी से जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के, एल एंड एम, के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8 और एम में मैक्सिमम 7। अगर आप इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखें तो आउटर मोस्ट में कितने हैं टोटल? 7। होने कितना चाहिए थे? 8। अगर 8 हो जाएं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 8 करने के लिए क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से गेन कर लेता है। ऐसा करने से इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और अगर ये 8 हो गया तो ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कुछ एलिमेंट्स स्टेबिलिटी को पाने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, जबकि कुछ आसानी से उसे क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और जो डोनेट कर देते हैं ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। ठीक, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर। मेटेलिक बॉन्ड को पढ़ने के बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज़ कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक मेटेलिक ब्लॉक है जो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो इसमें से जो मेटल एटम होंगे
वो एटम क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसी मेटल के अंदर रहेंगे, इस मेटल ब्लॉक से वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मेटल में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने मेटेलिक ब्लॉक में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आराम से घूम सकते हैं, इसलिए हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की केस में फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जैसे ही किसी मेटल के एटम ने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो मेटल का जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन पॉजिटिव एटम्स को, इन आयन्स को हम कहते हैं कर्नल्स। अब चूंकि मेटल के एटम ने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया है तो मेटल के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में लगता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस मेटल एटम को अपनी तरफ खींचता है और ये जो मेटल के एटम होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों को आपस में खींचते हैं, जिस वजह से ये जो मेटल के एटम होते हैं वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं। मेटल्स के एटम का पास पास होना ही मेटल्स को सॉलिड स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो मेटल्स जनरली जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होते हैं। अब चूंकि ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ती है। चूंकि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जिस वजह से इस मेटेलिक बॉन्ड जिस वजह से इस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो किसी भी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न यही मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये मेटेलिक बॉन्ड आप समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि यदि हम मेटल्स को ऑब्जर्व करें तो वो किस तरह का हमें दिखते हैं, अगर हम उसे टच करके देखें तो किस तरह का हमें फील होता है, वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, या फिर हम किसी मेटल के ऊपर यदि प्रेशर को अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने पर उस पर क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम चर्चा करते हैं। उसमें पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट मेटल्स आर लस्टरस। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें देखा गया है कि उनके अंदर एक चमक होती है, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखें तो वो नेचुरली तौर पर चमकते रहते हैं, जिस वजह से उनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, उनके आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम मेटल्स को लंबी तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल माना जाता है। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लें और उसे खींचते चले जाएं तो आप लगभग 2 किलोमीटर दूर निकल जाएंगे और वो बीच में से टूटेगा भी नहीं। सो गोल्ड आर मोस्ट डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर मेलिएबल। मेलेबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करें तो वो एक थिन चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो आपका मेलिएबल मेटल होता है दैट इज़ अगेन गोल्ड होता है। वो गोल्ड इतना ज़्यादा मेलिएबल होता है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो ये इतनी पतली हो जाती है कि आप इसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बन जाती है ये, लेकिन ये फटेगी नहीं बीच में से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये हार्ड इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? क्योंकि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल होने के बावजूद भी इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे पनीर होता है ना, ठीक उसी तरीके के ये होते हैं। अगर आप इसको चाकू से काटना चाहें तो बड़े ही आसानी से आप इसको चाकू के साथ काट सकते हैं। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं और ये मेटल्स के कुछ एक्सेप्शन हैं। इन एक्सेप्शन को आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इनके रीजन के पीछे मत भागिएगा कि क्यों इतने सॉफ्ट होते हैं मेटल्स होने के बावजूद।
यकीन मानिए अगर आप इसके पीछे गए तो पूरी 10th निकल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसका पता नहीं लग पाएगा। तो अभी इसके पीछे मत दौड़िएगा। हाँ, अब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसके बाद आप इसको ज़रूर देखिएगा कि क्यों ऐसा होता है। जो 5th इसकी प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। क्यों होते हैं सॉलिड? अगेन क्योंकि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है जो कि एटम्स को बहुत पास पास लेकर के आ जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में होता है, तो इस एक्सेप्शन को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी होता है और जो हीट होता है उसके गुड कंडक्टर होते हैं। ये आसानी से अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इसमें सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है, जो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का ही जो बेस्ट कंडक्टर होता है दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है दैट मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि उसको भार सहने की क्षमता को, ये कितना भार सह सकते हैं। अगर आप नॉन मेटल की बात करेंगे तो उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही लो होता है। अगर आप उसके ऊपर भार रखेंगे तो नॉन मेटल जो होगा वो टूट जाएगा। चूँकि इनकी भार सहने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े जो पुल होते हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं। लोहे के किस लिए बनाए जाते हैं? क्योंकि लोहे का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो भार को आसानी से सह सकता है। सो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चे? आयरन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? इसका भी रीजन आप जानते हैं, क्योंकि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में एक मजबूत फोर्स होता है। उसे अगर आपको तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है, अपने स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा जब छुट्टी होती है तो वहाँ पे एक घंटी बजती है, राइट? वो जो घंटी होती है वो मेटल्स की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेटल्स को हिट करेंगे तो उसके अंदर से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंगिंग साउंड एक डिफरेंट तरह का साउंड होता है। अगर मैं इस बोर्ड को हिट करता हूं तो बोर्ड को हिट करने से भी एक आवाज़ क्रिएट होती है, बट वो जो साउंड होता है वो मेटल के साउंड से डिफरेंट होता है। मेटल का जो साउंड होता है वो रिंगिंग साउंड की तरह होता है। जब आप उस पर हिट करेंगे मेटल्स को, अगर आप मेटल्स को हिट करेंगे तो वहाँ से एक टन टन इस तरह की आवाज़ क्रिएट होती है। इस आवाज़ को हम कहते हैं रिंगिंग साउंड। ओके, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं अब नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसके अंदर चमक देखने को आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ जो ग्रेफाइट होता है ये भी, इसके अंदर भी आप अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको एक चमक देखने को मिलती है। सो आयोडीन एंड ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकदार होते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन में आते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैस। जितने भी नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है डायमंड। डायमंड अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जिसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर आप टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो एक एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसमें। उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्ट करवा सकता है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को। फिफ्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या है। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं नॉन मेटल्स की।
इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, भार सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स की जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर आप इसके ऊपर भार रखेंगे तो ये टूट जाती है। टूटने की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली ब्रिटल इन नेचर होते हैं, मीन्स वो आसानी से टूट सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट नॉन मेटल्स शो एलोट्रोपी। नॉन मेटल्स की एक खासियत होती है कि ये एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी क्या मतलब होता है? एक ही एलिमेंट जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक ही एलिमेंट जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। और एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन फॉर्म्स को कहा जाता है एलोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन 3 अलग अलग रूपों में नेचर में पाए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रूप में भी कार्बन मिलता है, डायमंड के रूप में भी कार्बन मिलता है, और फ्लोरीन के रूप में भी कार्बन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से जो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं ये नेचर में मिल जाएंगे, जबकि फ्लोरीन जो होता है वो मैनमेड है, सिंथेटिक होता है ये। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट होता है और चमकीला होता है। इसके अंदर आपको लस्टर की प्रॉपर्टी देखने को आपको मिलती है। डायमंड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर पूछा जाए तो वो नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता। नॉन मेटल में भी कौन सा? कार्बन का जो एलोट्रोप होता है वो। कौन सा एलोट्रोप? डायमंड। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका फॉर्मूला C60 होता है और ये एक मैनमेड होता है, ये नेचुरल रूप में नहीं मिलेगा आपको। ओके, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप NCERT की बुक उठा करके देख लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे उसमें। जैसे नॉन मेटल्स जो हैं इनके अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेटल्स में डेंसिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं। और अगर आप सीजियम और गैलियम की बात करें तो ये मेटल्स हैं, लेकिन मेटल्स होने के बावजूद भी इनका जो डेंसिटी होता है बहुत ही लो होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि अगर आप इसको अपने हाथ पे रख दें तो ये हाथ की गर्मी से ही पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।